नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं गुटबाजी की। कुछ नेता है कि गुटबाजी से कभी उबर नहीं सकते और यही काम किया है इंदौर के दो कांग्रेस नेताओं ने। मामला बड़ा है और गंभीर भी। हुआ यह है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर एयरपोर्ट आए और पूरे 1 घंटा 10 मिनट रुके, लेकिन जिन नेताओं को सुबह से सिंधिया के आने की जानकारी थी उन्होंने इस खबर को सारे नेताओं तक नहीं पहुंचाया। अंततः सिंधिया केवल अपने कुनबे से मिले और दिल्ली लौट गए। अब जब कांग्रेस के गलियारों में सिंधिया के आने की खबर चल पड़ी है तो बैठे बैठाए वो नेता बाकी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं जिन्होंने खबर देने में भारी कंजूसी की। अब छोटे महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे प्रदेश में कहीं भी जाते हैं तो पूरी कांग्रेस को एकजुट करने में जुट जाते हैं। सिंधिया बार बार एकजुटता का पाठ भी पढ़ाते हैं। वो अब कभी अपने गुट यानी सिंधिया परिवार तक सीमित नहीं रहते, लेकिन अब उनकी इसी मंशा पर पानी दूसरे नहीं बल्कि अपने कहे जाने वाले विश्वास पात्र नेता ही फेर रहे हैं। अब जरा विस्तार से सुन लीजिए, मतलब हर बात आपको सही तरीके से समझ आ जाए। सिंधिया दिल्ली से एक कार्यक्रम में भाग लेने सीधे विदिशा आए और उन्होंने कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस दिल्ली जाने का रास्ता इंदौर एयरपोर्ट होते हुए चुना। सिंधिया को यहाँ से नियमित विमान सेवा से दिल्ली जाना था। इस बात की जानकारी सिंधिया की ओर से शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन और विधायक तुलसी सिलावट को दे दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि वो सभी को इसकी खबर भी कर दें। समय रहा तो सिंधिया जी सभी से एक एक मुलाकात कर लेंगे, साथ ही ताजा राजनीतिक हालात भी जान लेंगे जिससे कि वो खुद अपडेट हो सके। दिल्ली लौटने से पहले सिंधिया तो इंदौर एयरपोर्ट ठीक 5:30 बजे आ गए, लेकिन एयरपोर्ट पर उतने ही नेता पहुंचे जिन पर सिंधिया घराने का दशकों से टैग लगा हुआ है। वो सारे नेता नहीं दिखाई दिए जो सिंधिया की हर लड़ाई को अपनी लड़ाई बताकर उनके लिए वो कर रहे हैं जो सालों तक साथ रहने वालों ने कभी नहीं किया। सिंधिया कुनबे के तुलसी भैया, सत्तू भैया, प्रमोद भैया के साथ वो सारे भैया खड़े थे जिन्हें सूचना दे दी गई थी। बस नहीं आए थे तो वो जिन्हें सिंधिया के इंदौर एयरपोर्ट आने और मुलाकात करने जैसी अहम बात की जानकारी नहीं थी। यदि प्रमोद भैया चाहते तो वो कांग्रेस नेताओं को सिंधिया जी से महज एक छोटी सी सूचना देकर मिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिन भर साथ रहने के बाद भी ना तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को सिंधिया के आने की जानकारी दी, ना ही सांसद सज्जन सिंह वर्मा को बता पाए। यही नहीं, सिंधिया जी के आने की खबर इंदौर में होते हुए भी तेज तर्राट कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी से भी छुपाई गई। कम से कम तुलसी भैया तो अश्विन भैया को अपने महाराज से मिलने का न्योता दे सकते थे। कुल मिलाकर सिंधिया जी से वो ही मिल पाए जिन्हें टंडन और सिलावट ने चाहा। बाकी खबर न होने की स्थिति में अपने अपने घरों में आराम करते रहे। अब ये कहा जा रहा है कि सिंधिया ने एयरपोर्ट पहुंचे नेताओं से एक एक कर चर्चा की। एक सिंधिया समर्थक का ही कहना है कि महाराज तो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश की कमान हर कोई उन्हें सौंपना चाहता है। फिर पूरे कांग्रेस लीडरों तक ही उनके आने जाने की जानकारी न पहुंचे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हालांकि सिंधिया जी अभी इस फितरत से अनजान हैं, लेकिन जब नहीं मिल पाने वाले नेता ये सारी कहानी सिंधिया जी को बताएंगे तो महाराज का लाल होना तय है। फिर कहाँ जाओगे नेताजी? हम तो कहेंगे सुधर जाओ। किसी भी क्षण बड़ा काम हाथ लग गया तो लोग भी आपको ऐसे ही भूल जाएंगे जैसे आप सिंधिया के एयरपोर्ट आने की जानकारी देने जैसी अहम बातें अपने साथी नेताओं को देना भूल जाते हो। सुधर जाओ, वरना आने वाले 5 साल तक फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक नंबरी एमएलए सुदर्शन गुप्ता के पिछले आयोजन में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नहीं आ पाए थे। इस हिसाब से शिवराज सिंह का सुदर्शन के एक कार्यक्रम में आना ड्यू है। सुदर्शन जनदर्शन पर है और मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर आने की स्वीकृति दे डाली है। अर्थात मुखिया जी नए साल पहला कार्यक्रम सुदर्शन गुप्ता को दे चुके हैं। मीडिया भूल जाए, आम जनता भूल जाए, शासन और प्रशासन भूल जाए, लेकिन नेता कभी कोई बात नहीं भूलता। एक नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता को ये बात अच्छे से याद है कि उनके एक आयोजन यानी चुनरी यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय देने के बाद भी नहीं आए थे। समय बदला और माहौल भी। सुदर्शन आज की तारीख में संगठन के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर के सबसे निकट हैं। वो एक मात्र एमएलए हैं जो बाकी सब विधायकों से 4 गुना आगे हैं। समस्याएं अपनी जगह है, लेकिन भावुक जनता इनकी तारीफ करते नहीं थक रही है। एक नंबरी वोटर अपने विधायक सुदर्शन गुप्ता में कुछ खास पाते हैं और इसी का लाभ विधायक जी को मिलता रहता है।
एक नंबरी एमएलए कभी कुछ भूलते नहीं हैं। उन्हें ये बात अच्छे से याद है कि उनकी अगुवाई में निकाली गई चुनरी यात्रा जैसे भव्य आयोजन में सीएम ने समय देकर शिरकत नहीं की थी। चुनरी यात्रा में वो सब लोग आए थे जिनकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिन पर विधायक जी को खूब नाज था। ऐसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चुनरी यात्रा में नहीं आ पाए थे। मतलब सुदर्शन की एक चूड़ी अभी भी मुखिया जी पर चढ़ी हुई है। अब इसी चूड़ी को उतारने मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे। जन दर्शन कार्यक्रम के समापन अवसर पर होने वाले आयोजन में आने की सहमति मुख्यमंत्री जी ने विधायक सुदर्शन गुप्ता को दे डाली है। जब मुख्यमंत्री आएंगे तो संगठन के मुखिया भी साथ ही होंगे। फिर वही नजारा मंच पर दिखाई देगा जो चुनरी यात्रा के दौरान दिखाई दिया था। जन दर्शन के साथ साथ सुदर्शन अब समापन कार्यक्रम को भव्यता देने में जुट गए हैं। इस समापन समारोह के साथ ही सुदर्शन अपने चुनावी कामकाज का श्री गणेश भी कर देंगे। मतलब आप समझ गए ना, बाकी अपने टिकट को लेकर परेशान होते रहेंगे, तब तक सुदर्शन कई किले फतह कर चुके होंगे। बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और पार्टी के संभागीय मीडिया प्रभारी हैरान परेशान नजर न आए, ऐसा कम ही होता है। और कभी समय पर पत्रकार ही नहीं पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कैलाश पाटीदार ने बाबूजी की पीसी को लेकर भी ऐसा ही हुआ। अंततः आलोक दुबे नामक इस पक्के खिलाड़ी ने मामले को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। शहर और ग्रामीण राजनीति का अंतर अब मीडिया से जुड़े हर शख्स को समझ आने लगा है। सहकारिता चुनाव को लेकर अपने बाबूजी यानी कैलाश पाटीदार और जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि रावलिया पत्रकारों से रूबरू होना चाहते थे। इसके लिए पार्टी के मीडिया प्रभारी आलोक दुबे को इसका जिम्मा सौंपा गया। यूं तो हमेशा की तरह ही दुबे ने एसएमएस से सभी मीडिया कर्मियों को सूचना दे दी, लेकिन ज्यादातर मीडिया कर्मी समय पर पहुंच ही नहीं पाए। दरअसल ये खाई उसी बात का हिस्सा थी जिसे हम शहर और गांव की पत्रकारिता को लेकर करते हैं। बाबूजी और रावलिया की पीसी में पत्रकारों को समय पर न पहुंचा देख आलोक दुबे ऊपर नीचे हो गए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। ताबड़तोड़ उन्होंने पत्रकारों को छोड़ सीधे संपादकों को ही फोन घनघना दिए। आखिरकार 10 बजे शुरू होने वाली पत्रकार वार्ता 10:30 बजे शुरू हो पाई और तब जाकर मीडिया प्रभारी की जान में जान आई। दरअसल बाबूजी सहकारिता चुनाव को लेकर अपनी बात कहना चाहते थे। बीजेपी यूं भी आधा चुनाव तो केवल प्रेस से चर्चा कर ही जीत जाती है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी एक माह में करती है, उतनी कांग्रेस साल भर में भी नहीं कर पाती। जबरदस्त कवरेज पाने के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि पत्रकार न पहुंचे तो मीडिया प्रभारी की हालत देखने लायक हो जाती है। कुछ सीखो विपक्षियों, जाग जाओ और कुछ करो। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर श्रमिक क्षेत्र के गलियारों से अवैध पिस्टलों से निकली गोलियों की धाई यानी गूंज सुनाई दी है। हालांकि पुलिस इस तरह के मामलों में ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं होती। मतलब साफ है, जो भी करना है अपराध की दुनिया के पहलवानों को करना है, क्योंकि निशाने पर इस बार एक पुराना पहलवान चोट खाए बैठा है। ऐसे में पुलिस वेट एंड वॉच की मुद्रा में नजर आ रही है। अपराध की दुनिया बड़ी निराली है। यहाँ पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानियां चरितार्थ होती रहती हैं। श्रमिक क्षेत्र में बड़े पहलवानों को हमेशा से ही छोटों ने गच्चा दिया है। इस बार भी अर्जुन साल्वे पर हुआ हमला उन्हीं कहानियों को दोहरा रहा है, जो पहले कई बार श्रमिक क्षेत्र में प्ले हो चुकी हैं। अर्जुन पहलवान का विवाद विशाल यादव से है। अपराध की दुनिया में पहलवान का अपना एक नाम है। वो विशाल को नया और छोटा गुंडा समझकर चोट खा गए। अपराध की दुनिया में पहले ये खबर थी कि पहलवान की बारी है और किसी भी दिन उन पर दनादन गोलियां बरसाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि विशाल यादव और अर्जुन पहलवान के बीच चल रही ये अदावत कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर हो रहे हमलों के कारण अब ये लड़ाई अंतिम छोर पर आ खड़ी हो गई है। पहलवान पर यह पहला हमला है। श्रमिक क्षेत्र में जब अपराधी लड़ते हैं तो वो समय रहते गुट बना लेते हैं। दोनों गुटों से जुड़े अपराधी कई बार खुली चुनौतियां भी देते हैं। दोनों ही धड़े लड़ाई हो इससे पहले ही भारी भरकम गुंडों की फौज अपने साथ कर लेते हैं। फिलहाल श्रमिक क्षेत्र के यही हाल है। क्षेत्र के गलियारों में ये चर्चा जोर शोर से की जा रही है कि समय रहते कोई समझदार आगे नहीं आया तो अब लड़ाई होना तय है, क्योंकि शहर की अपराध की दुनिया में उसूल है कि खुद को बचाने के लिए किसी से भी लड़ लो, लेकिन खुद को बचा लो। क्योंकि शहर के अपराध की दुनिया में ये उसूल है कि खुद को बचाने के लिए किसी से भी लड़ लो, लेकिन खुद को बचा लो। और अंत में बात करते हैं निगम बनाम कबाड़ खाने की। इंदौर नगर निगम है या कोई कबाड़ खाना, शायद ये बात आपको निगम में जब्त कर लाया गया सामान देखकर कहना पड़ेगी।
निगम का एक हिस्सा कबाड़ खाने में तब्दील हो गया और निगम चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पा रहा है। नगर निगम की रिमूवल गैंग जब जब कार्रवाई करके शहर भर की सड़कों से बिखरा सामान उठा कर लाती है तो वो निगम आते ही कबाड़ में तब्दील हो जाता है। निगम के गलियारों में इस कबाड़ की चर्चा हर दिन होती है। निगम शहर से हर दिन ऐसी गुमटियां, ठेले और अवैध होर्डिंग्स निकालने का काम करती है जो गलत तरीके से बगैर किसी अनुमति के अवैध कब्जा कर लगाए गए हैं। निगम में ये सामान हर दिन 3-3 डंपरों में भर कर लाया जाता है, लेकिन न तो इसका हर 3 माह में डिस्पोजल हो पाता है और जिसका सामान होता है वो इसे वापस लेने में कोई रुचि ही नहीं दिखाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से निगम का एक हिस्सा तो कबाड़ खाना बनकर रह गया है। यहाँ 1-2 नहीं 3-4 साल पुराना कबाड़ भी सड़ रहा है। 1500 रुपए करोड़ के वार्षिक बजट वाले निगम का ये हाल है। निगम के पास और भी ऐसे स्थान हैं जहां उसने गोडाउन बना रखे हैं। वो जब्त सामान को वहां रखता भी है, लेकिन ज्यादातर सामान सीधे निगम में ही लाया जाता है। यही कारण है कि निगम परिसर का हिस्सा कबाड़ खाना बन गया है। निगम में आने वाला हर शख्स इनकी चर्चा तो करता ही है, साथ ही निगम के कर्मचारी भी अपने ही इंदौर नगर निगम को कबाड़ खाना कहने में नहीं चूकते हैं। अब करोड़ों रुपए की लागत से निगम का नया भवन बनाने की कवायद है, लेकिन निगम के इस कबाड़ खाने सेक्शन को लेकर निगम के पास कोई योजना ही नहीं है। निगम हर दिन यहां पहुंचने वाले कबाड़ के लिए आखिर कौन सी नीति का निर्धारण करने वाला है? आपके लोकप्रिय कार्यक्रम गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।